Hello, future doctors. This is the very important lecture for all the MD-CAT aspirants, especially for the federal board students, for the students of Azad in Jammu Kashmir, for the students of Gilgit Baltistan. आज किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म में मैं आपसे डिस्कस करूंगा MD-CAT 2025 हेल्ड अंडर द शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज के इस लेक्चर के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में फिजिक्स पोर्शन में आने वाले 36 MCQ को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। ना सिर्फ डिस्कशन होगी बल्कि ऑल द कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स जो आपको 2026 के लिए याद रखने हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। लेक्चर के दूसरे हिस्से में आपके सामने एक समरी प्रेजेंट करूंगा जिसमें आपको यह अंदाजा होगा कि पीएमडीसी के किन किन टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। सो डोंट स्किप द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। सो लेक्चर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 127, एज यू कैन सी द स्टेटमेंट, इफ वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टर इज डबल्ड देन इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम, whereas temperature and physical state of the conductor remains constant. This is the key concept. ये जो टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट है ये आपको इस क्वेश्चन के बारे में हिंट दे रही है। ऑप्शंस देखते हैं जी। अल्फा रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, बीटा हाफ 4 टाइम्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन आपका जो टॉपिक नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का हिस्सा है। इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। एज वी ऑल नो, ओहम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR एक्सप्रेशन है और ये इस रिलेशन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट फैक्टर है और रेजिस्टेंस तब तक कांस्टेंट रहती है जब तक मटेरियल की फिजिकल स्टेट या टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो। जैसा कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्लैरिटी के साथ मेंशन है कि फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, लिहाजा वोल्टेज के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो फिर क्या ऑप्शन हुआ जल्दी से बताएं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128 स्टेटमेंट, ए पार्टिकल इज मूविंग in a uniform circular path whose projection is executing simple harmonic motion on a horizontal diameter. The ratio of instantaneous velocity to maximum velocity of the projection while passing through the center is, while passing through the center is, this is the key concept. First of all, ऑप्शंस आपके सामने 1:1, 1:2, 2:1, 1:4। ये किस टॉपिक का हिस्सा है? टॉपिक 6 वेव से क्वेश्चन पूछा गया। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव ए सर्कुलर मोशन इन विच ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ वेयर इज इट्स प्रोजेक्शन is executing simple harmonic motion. This is the particle P moving in a circular path of radius R, whereas the projection is executing simple harmonic motion along the horizontal diameter. Projection जो है वो इस diameter के along, horizontal diameter के along simple harmonic motion execute कर रहा है। Now, this is the center of the circle which will be considered as the mean position for the projection which is executing simple harmonic motion. अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने रेशो बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी to the maximum velocity of the projection while passing through the center. इसका मतलब आपसे ये पूछा गया है कि जो सेंटर है, जो मीन पोजीशन है, जब प्रोजेक्शन यहां से गुजर रहा होगा जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की रेशो बताएं। नाउ स्टूडेंट, आपको ये बात पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां पे x नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन है, वेयर इज द x इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब गौर से देखिएगा कि एट मीन पोजीशन, जब मैं यहां पे अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करूंगा, मीन पोजीशन का मैथमेटिकल मीनिंग होता है x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात।
अब आप इसको मजीद सॉल्व करें, ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, सो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा आ गया जब पार्टिकल मीन पोजीशन यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरेगा, प्रोजेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल से गुजरेगा। और जरा गौर से देखिएगा, क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं बन गई? बिल्कुल ये मैक्सिमम वेलोसिटी ही बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रोजेक्शन सेंटर ऑफ द सर्कल मीन पोजीशन से गुजर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। जब कैंसिल करेंगे तो रेशो 1 आएगा, सो आंसर विल बी अल्फा। ये स्टूडेंट याद रखना, एक फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपको प्रोवाइड करता चलूं कनेक्टेड कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेंडुलम है विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर मैंने इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मार्क कर दी, यहां पर ये इसकी मीन पोजीशन है, दिस इज द सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन। याद रखिएगा जो मीन पोजीशन से जब भी कोई भी बॉडी, ऑसिलेटिंग बॉडी या बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम गुजर रही होती है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होती है और मीन पोजीशन पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड के ही इक्वल आएगी। सो यहां से अगर ये कॉन्सेप्ट याद था तो इवन ये कैलकुलेशन भी आप प्रिवेंट कर सकते थे और आप सिंपल कहते कि मीन पोजीशन है, यहां से गुजरने वाली बॉडी की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड के इक्वल होगी, लिहाजा दोनों की रेशो 1:1 है। सो ये लेक्चर्स में किप्स वर्चुअल के प्लेटफॉर्म से हम कंप्रीहेंसिवली कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The option that shows the condition used by Laplace, this is the key word, for connecting the velocity of sound is option medium used thermodynamic process, one solid adiabatic, liquid isobaric, gas adiabatic, gas isothermal। ऑप्शंस देख लेते हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट 1, 2 और 3, 4 में से सही है अकॉर्डिंग टू द लैपलेस करेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ये टॉपिक वेव से पूछा गया। अब ये जो हिंट या कीवर्ड मैंने अंडरलाइन किया है, जरा मुझे ये बताएं कि आप ये पढ़ चुके हैं कि लैपलेस करेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये साउंड के लिहाज से थी एंड साउंड की स्पीड या साउंड प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया गया इन एयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर ये जो सॉलिड और लिक्विड वाले ऑप्शंस है ना ये खत्म हो गए, क्योंकि लैपलेस करेक्शन है ही थी एसोसिएटेड विद द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर। अब ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपने बात देखनी है। देखिए न्यूटन ने जब साउंड प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया था, बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने ये बात एक्सप्लेन की। न्यूटन ने अपनी कैलकुलेशन में प्रोपगेशन ऑफ साउंड को कंसिडर किया था एज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या न्यूटन का पर्पस स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करना था? आंसर इज नो। न्यूटन सिर्फ ये प्रूव करना चाहता था कि जब साउंड एक जगह से दूसरी जगह हवा में जाता है तो इसकी प्रोपगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस थी। क्या न्यूटन कर सका? नहीं, न्यूटन की कैलकुलेशन गलत थी, उसमें एरर था 16%। तो फिर लैपलेस ने करेक्शन की और लैपलेस ने कहा कि साउंड प्रोपगेशन एक्चुअली एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फिर लिंक कर दें कि गैस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, सो राइट ऑप्शन विल बी थर्ड जो स्टेटमेंट है और ऑप्शन बनेगा चार्ली। नेक्स्ट पॉइंट, इफ डिफरेंट कलर्ड लाइट बीम्स हैव द सेम टोटल एनर्जी, दिस इज द की कॉन्सेप्ट, विच कलर बीम विल कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स? ऑप्शंस आपके सामने है, किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। नाउ स्टूडेंट, एज वी नो कि एक सिंगल फोटोन की एनर्जी का फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द Planck's assumption, that is E is equal to hf। अच्छा, ये है फॉर द सिंगल फोटोन, ये बात भी याद रखने वाली है, फॉर द सिंगल फोटोन। अगर n फोटोन्स हों, n फोटोन्स के लिए हमारे पास रिलेशन हो जाता है E is equal to NHF। अब आपको पता है कि V is equal to F lambda, C is equal to F lambda, F is equal to C over lambda, C is the speed of the photon or light, E is equal to NH C over lambda।
अब इसने लिखा है एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, लाइट जो डिफरेंट कलर्स की यूज की जा रही है उनकी एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट सेम है, स्पीड ऑफ लाइट सी ये भी कांस्टेंट है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स कैरिड बाय द लाइट। अब जिस लाइट की, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फोटोन पूछा गया ना, तो जिस लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होगी उसके पास नंबर ऑफ फोटोन सबसे कम होंगे। ऑप्शन देखें, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड। क्या आपको ये रीजन याद है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहां पे फिजिक्स में 400 नैनोमीटर और रेड कलर जो है 700 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ होती है। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट कलर की। लिहाजा वॉयलेट कलर की लाइट मिनिमम नंबर ऑफ फोटोन और स्मॉल और लीस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स पोजेस करेगी। सो राइट ऑप्शन इज वॉयलेट। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हैविंग सेम एनर्जी, कंडीशन ना बोलिएगा कि तमाम लाइट सेम एनर्जी पोजेस करिए, फिर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन किसके पास होते हैं, फिर आंसर होता है रेड। लेकिन यहां पे आंसर अल्फा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। A patient is injected with the radioactive isotopes to trace blood flow and detect circulation issue. The isotope used is more likely to be. Options आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन किस टॉपिक का हिस्सा है? न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब इसमें आयोडीन 131 इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आयोडीन 131 जो है वो थायराइड ग्लैंड्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। फास्फोरस 32 जो है वो स्किन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। एंड इसी तरह से कोबाल्ट 60 भी कैंसरस सेल्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए। वेयर सोडियम 24 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज़ होगा। तो ना सिर्फ आपको राइट ऑप्शन पता होना चाहिए बल्कि रिमेनिंग ऑप्शंस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ 0.02 मीटर स्क्वायर विद a speed of 3 मीटर पर सेकेंड. The pipe narrows to 0.01 meter square. The speed in narrower section is. ऑप्शंस आपके सामने 1.5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड और 9 मीटर पर सेकंड। किस टॉपिक से लिया गया? फ्लूइड एंड थर्मोडायनामिक्स से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। एज वी ऑल नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए एंड वी यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट फॉर द आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं एरिया और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस क्वेश्चन में जरा नोट कीजिएगा कि जो फर्स्ट एरिया गिवन है दैट इज 0.02 मीटर स्क्वायर। ये अप्रोच भी सीखनी है फिजिक्स में खास तौर पर कि टीचर किस तरह से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आसान बना रहा है। आप देखें कि A2 जो है इसको हम 0.01 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। मैं वैल्यू नहीं लूंगा, मैं सिंपली ये देख रहा हूं कि अगर A2 को देखा जाए, A1 को A कह दिया जाए, तो A2 जो है क्या वो A1 का यानी फर्स्ट जो एरिया मेंशन उसका हाफ नहीं है? बिल्कुल हाफ है। कैसे हाफ है सर? देखें जब आप 0.02 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। सो यहाँ से पता चला कि एरिया हाफ हो गया। अब इस रिलेशन को देखिएगा, अगर एरिया हाफ हो गया है तो फिर एरिया के हाफ होने से वेलोसिटी को डबल होना चाहिए क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, सो फिर बच्चों बता दें क्या आंसर है? आंसर इज 6 मीटर पर सेकंड। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम टर्बुलेंट फ्लो इज मोस्ट लाइकली टू अकर व्हेन द। ऑप्शंस आपके सामने हैं। किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया? फ्लूइड एंड डायनामिक्स से। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? ऑब्वियसली जब क्लोग्ड वेसल्स होती हैं, क्लोग्ड वेसल का मतलब ये है कि जब वेसल्स में ब्लॉकेज आती है, हर्डल आती है, हर्डल की वजह से जो फ्लूइड का फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम लाइंस स्टार्ट्स क्रॉसिंग ईच अदर। हमारी बुक में ये देखें, ये अगर स्टीम लाइंस हैं और अगर आप इसके सामने एक हर्डल प्लेस करते हैं तो हर्डल के प्लेस करने से स्टीम लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर देती हैं, जो कि टर्बुलेंट फ्लो की इंडिकेशन है। सो द बेस्ट ऑप्शन चार्ली इज द बेस्ट आंसर। वेसल डायमीटर इज वेरी स्मॉल, ये भी स्पीड हाई हो जाएगी बट यहाँ पर 100% कंफर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही।
इसी तरीके से क्योंकि जब स्मॉल होगा तो क्या क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस हुई या नहीं हुई 100% कंफर्मेशन नहीं है। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज़ वेरी लो, यहाँ पे तो वैसे ही हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है एंड ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीजेज, ये भी कोई जो है क्राइटेरिया नहीं है। सो बेस्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducting ring is placed near a current carrying coil. As the current in the coil increases, the induced current in the ring flows. Options: in the direction of magnetic field to increase the magnetic flux, to oppose the increasing magnetic flux, and randomly without a definite direction. ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पूछा गया। अब इस सिचुएशन को समझते हैं। एक रिंग है और इस रिंग को एक क्वाइल के साथ करीब जो है वो प्लेस किया गया। अब इस क्वाइल में जब करंट गुजरता है तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि करंट के गुजरने से कॉइल एक्ट्स एज ए बार मैग्नेट और इसमें फील्ड बनेगी, जो फील्ड करीब रखी हुई जो रिंग है उसमें से गुजरी होगी। अब जैसे ही इस कॉइल में से गुजरने वाले करंट को इंक्रीज किया जाएगा, करंट को इंक्रीज किया है, देखिए यहाँ पर लिखा है करंट को इंक्रीज करने से इस कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा फैराडेज लॉ के मुताबिक, फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बनने से इंड्यूस्ड करंट बनेगा और लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट विल अपोज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। अब कॉज क्या है? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल में जो करंट के इंक्रीज होने से रिंग में फ्लक्स इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड करंट बना वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने अपोज करना है। तो राइट ऑप्शन जो है चार्ली, टू अपोज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन प्रोग्रेसिव वेव्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया? वेव्स के पोर्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी वेव ट्रेवल करती है, ये बात याद रखिएगा कि वेव जब भी मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल वेव की डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते, वो ऑसिलेट करते हैं। यहाँ या तो फिर वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, या फिर वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑसिलेट करेंगे। कभी भी वो वेव के साथ आगे मूव नहीं करते मीडियम के पार्टिकल। तो ऑसिलेट करेंगे तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल की वजह से, बिल्कुल सही। रोटेशन ऑफ द पार्टिकल नहीं, ट्रांसलेशन ऑफ द पार्टिकल, ट्रांसलेशन तो होती नहीं है। तो फिर राइट ऑप्शन जो एनर्जी प्रोग्रेसिव वेव जो सोर्स से वेव जाते हुए एनर्जी ट्रांसफर करती है, उसमें एनर्जी ट्रांसफर मीडियम के पार्टिकल्स की ऑसिलेशन की वजह से। सिंपल क्वेश्चन, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। ए कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी इज डबल, द करंट इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट विल बी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, किस टॉपिक से लिया गया? अल्टरनेटिंग करंट से। नाउ फ्रीक्वेंसी डबल कर दी गई। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटिव, जो रिएक्टेंस है उसका फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक है? x इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, बेसिक फार्मूला है 2 पाई f इंटू सी। अगर फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो एक्स सी का यानी रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन है। तो फिर फ्रीक्वेंसी के डबल करने से क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो रिएक्टेंस है दिस इज गोइंग टू बी हाफ, वो हाफ हो जाएगी। अब करंट पूछा गया, रिएक्टेंस तो नहीं पूछा गया, तो कैपेसिटर में करंट 1/xc से है, V/xc से। तो यहाँ से अगर जो रिएक्टेंस है वो हाफ हो गई है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कह सकते हैं जो करंट है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा रिएक्टेंस के हाफ करने से, क्योंकि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और करंट का भी इन्वर्स रिलेशन है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। व्हेन थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्ड वन, द चेंज अकर्स इन द हॉट ऑब्जेक्ट एज। ऑप्शंस आपके सामने। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीजेज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन हीट कंटेंट किस टॉपिक से लिया गया? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से। डायग्राम आप देख सकते हैं कि हीट कैसे फ्लो करती है। हीट फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब टू बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली
हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो कर रही होगी। अब उसने पूछा है कि द चेंजेस अकर इन द हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस है? हॉट ऑब्जेक्ट से तो हीट निकल कर कोल्ड की तरफ जा रही है, तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो लोअर्स डाउन होगा, और टेम्परेचर के कम होने से यू कैन से कि जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज बीटा। आपने हॉट बॉडी के लिहाज से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू स्पेक्ट्रल लाइंस इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम आर क्लोज टुगेदर, दिस लाइकली मीन्स। ऑप्शन आपके सामने। किस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया? एटॉमिक स्पेक्ट्रा से। दिस इज द डायग्राम फ्रॉम द किप्स पब्लिकेशन बुक, जिसमें कंप्रीहेंसिवली आपके सामने तमाम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज एक्सप्लेन की गई। कनेक्टेड कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए लाइमन सीरीज जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहीं से भी ट्रांजिशन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हो तो लाइमन सीरीज अचीव होगी। इसी तरीके से कहीं से भी ट्रांजिशन अगर सेकेंड ऑर्बिट में हो जो कि विजिबल रीजन में लाई करती है, बामर सीरीज, और फिर कहीं से भी थर्ड में इंफ्रारेड रीजन सीरीज आएगी, पास्टन, और फिर ब्रैकेट सीरीज आएगी, और उसी तरीके से प्रिफर्ड सीरीज वो भी किस रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अगर ये स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो क्लोज होने का मतलब क्या होने वाला है कि उन दोनों के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है बहुत कम है, क्योंकि जितने लेवल्स एक दूसरे के करीब आएंगे उतने ही जो स्पेक्ट्रल लाइन है जो जो अटेन होगी, क्योंकि स्पेक्ट्रल लाइन जो है या जो इमिटेड फोटोन है ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन, उसकी जो एनर्जी है वो डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स के इक्वल होती है। तो जितने स्पेक्ट्रल लाइंस करीब हैं, और इसका मतलब ये है कि वो ऐसी लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस जो ऐसी ट्रांजिशन से बनी हैं जो एक दूसरे के ऑर्बिट्स में करीब है, जिसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जितना जो गैप है वो ज़्यादा है, उतना एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? स्पेक्ट्रल लाइन का जो इमिटेड फोटोन है, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा, और स्पेक्ट्रल लाइंस एक दूसरे से दूर होंगी। सो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है दैट इज द बीटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When two identical waves arrive in phase at same point, a region at the same time, the resultant displacement is equal to. ऑप्शंस आपके सामने हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंगल वेव, डिफरेंस ऑफ द देयर डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट्स। क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया? वेव से। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि टू वेव एक ही मीडियम में एक ही वक्त में एक दूसरे से सुपरपोज करते हैं और एक दूसरे के लिहाज से इन फेज होते हैं। लेकिन फर्स्ट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है y1 है, जो पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कर रही है। सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट y2 है। दोनों सुपरपोज किए हैं, इन फेज है, क्रस्ट क्रस्ट पे मैच कर रहा है और ट्रफ ट्रफ पे मैच कर रहा है। तो रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो दोनों डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आउट ऑफ फेज की बात होती, यानी एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ के इक्वल होता, तो फिर कुछ ये सिनेरियो बनता कि जो रिजल्टेंट का आप एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट निकालते, वो जब सम लेना था अलजेब्रिक सम, ऑब्वियसली अलजेब्रिक सम बोला जाता है जब आउट ऑफ फेज वेव्स जो हैं एक दूसरे के साथ सुपरपोज कर रही हूँ। उसमें क्या है कि आपके पास y1 और ऑपोजिट डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को आपने नेगेटिव लेना था, और जब हमने इसको सॉल्व करना था तब हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंस के इक्वल होता। लेकिन इन फेज वेव के लिए जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों वेव्स के इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा चार्ली। और ये डायग्राम भी किप्स प्रिपरेशन बुक्स में से ली गई है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन कर रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हाई स्लोप ऑफ ओहम्स लॉ ग्राफ मींस लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट, लो करंट। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओहम्स लॉ का जनरली जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो स्टूडेंट याद रखिएगा, वाई एक्सिस पे हम कंसिडर करते हैं करंट, जबकि एक्स एक्सिस पे कंसिडर किया जाता है वोल्टेज। और हमारी बुक में भी इसी तरह से ग्राफ बने हुए हैं। अब ओहम्स लॉ है तो आई और वी के दरमियान ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और ओहम्स लॉ की जो स्लोप है ग्राफ की आई और वी की, वो चेंज ऑफ वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस यानी आई ओवर वी रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब ये आई ओवर वी रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस वी इज इक्वल टू आर है, यहाँ से आर निकालें दैट इज इक्वल टू वी ओवर आई होता है। ये उसके आई ओवर वी इन्वर्टेड वैल्यू है, तो 1 ओवर आर होगी, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं।
सो पहला पॉइंट तो आपने यही याद रखना है जो इटसेल्फ एमसीक्यू हो सकता है कि ओम्स लॉ आई वी ग्राफ की स्लोप कंडक्टेंस रिप्रेजेंट करती है, अगर मैं इसको जी से रिप्रेजेंट कर दूं तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन अगर स्लोप ज्यादा होगी तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, और चूंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है तो रेजिस्टेंस लो होगी, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज 100 जूल पर कूलम। If a test charge of magnitude 1 coulomb placed at that point is replaced with 2 coulomb charge, then the physical quantity that will change is option A कि electric field at that point change होगी, electric potential change होगी, electric potential energy of the system या temperature। ये किस टॉपिक से पूछा गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इसको अंडरस्टैंड करें। लेट्स से ये मेरे पास प्राइमरी चार्ज है और प्राइमरी चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ और प्राइमरी चार्ज की एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है अराउंड द चार्ज, और इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट मार्क कर लिया जाता है ए। इस पॉइंट ए पर पहले टेस्ट चार्ज प्लेस किया गया जिसको मैं स्मॉल क्यू वन से रिप्रेजेंट करूंगा 1 कूलम। फिर इसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रिप्लेस किया गया विद ए 2 कूलम चार्ज से। अब आप ये बताएं कि टेस्ट चार्ज को रिप्लेस करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे इस पॉइंट पे कोई इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे इफेक्ट आएगा, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे कोई इफेक्ट आएगा। ऑब्वियसली इसके लिए आपको तीनों फार्मूले देखने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है ई के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। इस फार्मूले में कैपिटल क्यू है, इसका मतलब ये है कि प्राइमरी चार्ज है, टेस्ट चार्ज मौजूद नहीं है, तो टेस्ट चार्ज को पॉइंट का डिस्टेंस सेम रखते हुए फ्रॉम द प्राइमरी चार्ज, ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम है, वही पॉइंट कंसिडर किया है, तो डिस्टेंस का फैक्टर सेम है और प्राइमरी चार्ज भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे उस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर दूसरा फार्मूला देखा जाए पोटेंशियल का, तो वो फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर इन ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज का फैक्टर नहीं है, टेस्ट चार्ज के चेंज होने से, स्मॉल क्यू के चेंज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी उस पॉइंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा फार्मूला जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसको देखा जाए तो वो के क्यू ओवर आर है। ये फार्मूला कैसे आया, बच्चा पूछ सकता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज है तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू है, V की एक्सप्रेशन के क्यू ओवर आर है, इंटू स्मॉल क्यू है। वर्क को आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, लिहाजा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होगी, ऑब्वियसली टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, the waves among the following which require a medium material medium for their propagation, ऑप्शन आपके सामने, gamma rays, x rays, infrared and infrasonic waves। ये किस टॉपिक से पूछा गया, वेव से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है गैमा रे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। एक्स रेज ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल सही, इसको भी प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो फर्स्ट थ्री ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पर, ये तो मैं कंफर्म हो गया, स्टूडेंट कंफर्म हो गया। इंफ्रासोनिक सर क्या वेव्स हैं बच्चों, साउंड की, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर, मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मीडियम चाहिए। साउंड की थ्री टाइप्स थी, एक को हम इंफ्रासोनिक साउंड का नाम दिया हमने। इंफ्रासोनिक साउंड ऐसे साउंड थे जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप थी वो ऑडिबल रेंज थी, जो इंसानों के लिए जो ऑडिबल रेंज है वो 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज है ऑडिबल रेंज। इसी तरीके से जो तीसरी कैटेगरी है वो अल्ट्रासोनिक साउंड है, और अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है दैट इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड मैकेनिकल वेव है, इसको ऑब्वियसली प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, डेल्टा। अनइक्वल चेंजेस अकरिंग इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, किस टॉपिक से लिया गया, फोर्स एंड मोशन। अनइक्वल चेंजेस जब भी आएंगी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time, this is the definition of variable acceleration। सो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज डेल्टा। ऑब्वियसली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो किसी भी इंस्टेंट पे है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल पोटेंशियल डिफरेंस इफ ए वायर हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम एंड करंट
2 एम्पेयर फ्लो थ्रू इट। ऑप्शंस आपके सामने। किस टॉपिक से लिया गया करंट इलेक्ट्रिसिटी? बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, V इज इक्वल टू आई आर है। आई आपको गिवन है दैट इज 2, आर जो है वो 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया दैट इज 20 वोल्ट। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट ए फोटोन इज। याद रखिएगा, आपको पता है कि पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट के मुताबिक जो लाइट है, जिसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स। क्वांटाइज्ड फॉर्म में एनर्जी पैकेट्स कंसिस्ट करते हैं, और उन क्वांटाइज्ड जो एनर्जी पैकेट्स हैं उनको फोटोन का नाम दिया गया। और फोटोन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो होता है, और फोटोन फोटोन का चार्ज भी क्या है? ज़ीरो। रिलेटिव मास नहीं, रिलेटिव मास ऑब्वियसली आप एस्टिमेट करते हैं m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, लेकिन रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो है। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया? डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और ऑब्वियसली राइट ऑप्शन क्या है? ए क्वांटम ऑफ एनर्जी विद जीरो रेस्ट mass एंड जीरो चार्ज। दिस इज द बेसिक characteristics ऑफ photons। ए पार्टिकल विद mass एंड चार्ज नहीं, ए कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, डिस्क्रीट कॉन्सेप्ट है। ए पार्टिकल डेट ट्रैवल स्लोअर देन द लाइट नहीं, ऑब्वियसली तमाम फोटोन्स की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। द करंट इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन इज मेनली ड्यू टू। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया। अब पीएन जंक्शन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको रिकॉल करवा दूं। यहाँ पर पी टाइप रीजन है, ये एन टाइप रीजन है। पी टाइप रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स है और इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करेंगे, जबकि एन टाइप रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स है और होल्स भी एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन बनेगा, फिक्स लेयर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइन है। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड बायस, पी टाइप को आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को आप नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। अब नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप रीजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपेल करेगा, यहाँ से मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल होल को जो है वो रिपेल करेगा, यहाँ से मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स ट्रेवल करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के फ्लो की वजह से एक्चुअली करंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो फिर इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप रीजन और होल्स इन पी टाइप रीजन, ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। सो करंट जो फ्लो करेगा, राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या आएगा? अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ 2 मीटर लेंथ सच दैट 2 वाइब्रेटिंग लूप्स आर फॉर्म्ड। द डिस्टेंस बिटवीन कंजक्टिव नोड्स फॉर्म्ड इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये किस टॉपिक से लिया गया? वेव्स की। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग में कितनी लूप्स बन रही है? स्ट्रेच स्ट्रिंग में एक्चुअली 2 लूप्स बन रही है। अब जब 2 लूप्स बन रही हो तो, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो एक्चुअली 2 मीटर गिवन है, तो आपको पता है कि इस केस में ये नोड है, यहाँ पर भी नोड है जो कि परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, ये नोड है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ जो ऑसिलेट कर रहा है ये एंटी नोड है, और यहाँ पे भी एंटी नोड है। एक नोड और अल्टरनेट नोड के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा है, विच इज़ 2 मीटर इन दिस केस। अब वो कह रहे हैं कि आप बताएं द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड। अगर कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान डिस्टेंस मैं हाईलाइट करूं तो वो यहाँ पर ये होगा। और क्या ये एक्चुअल जो डिस्टेंस है उसका हाफ नहीं है? बिल्कुल हाफ है। तो 2 एडजेसेंट नोड्स के दरमियान का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है। सो 2 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 1 मीटर। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। सिंपल कैलकुलेशन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A football is kicked with a speed of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the horizontal. The maximum height attains is। options आपके सामने, force and motion से क्वेश्चन लिया गया। maximum height का फार्मूला vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g है। ये फार्मूला आपने सॉल्व करना है। vi स्क्वेयर है 20 इंटू 20 लिखूंगा, साइन 30 का होल स्क्वेयर आएगा, साइन 30 का होल स्क्वेयर आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10g की वैल्यू। ये इससे सिंप्लीफाई हो गया, h इज इक्वल टू 20 साइन 31/2 होल स्क्वेयर। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से ये 1/4 हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 5 मीटर। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। ए हाई इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी इज नॉट सूटेबल फॉर हैवी लोड्स ड्यू टू। ऑप्शंस आपके सामने हैं। कहाँ से लिया गया? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आपने ईएमएफ का रिलेशन पढ़ा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई इंटू आर। यहाँ पे आर जो है वो ऑब्वियसली इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हाई है तो इंटरनली जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यू कैन से
कि जो एक्सटर्नल लोड के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो नॉट सूटेबल, क्यों? चूंकि एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट करेगा, अल्फा इज द राइट आंसर। हाई टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, टर्मिनल वोल्टेज तो लो हो गया, इनफाइनाइट ईएमएफ भी नहीं है, कांस्टेंट करंट भी नहीं है ऑब्वियसली। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा कि वो एक्सेस वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेल और बैटरी एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात की जाए तो टू इक्वल चार्जेस एक्सपीरियंस अ सर्टेन फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम द फोर्स बिकम्स 1/4 द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया। आप ये बात याद रखें कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, ऑब्वियसली वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम आप एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम, ठीक है जी। अब उसने कहा क्या कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एफ वैक्यूम क्या है? व्हेन प्लेस्ड बिटवीन देम वैक्यूम इज अ मीडियम, द फोर्स इज लेट्स एफ, और जब मीडियम प्लेस किया है तो फोर्स बिकम्स 1/4, सो एफ बाय 4 फोर्स हो गई, ये इससे कैंसिल है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 4 आ जाएगा। चार्ले इज द राइट ऑप्शन। Next question. If a test charge of magnitude 2 coulomb experience a force of 100 Newton and 200 Newton at point A and B, A point पर 100 न्यूटन वो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, B पर 200 ज़्यादा फोर्स है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A टू डेट ऑफ B, ऑप्शंस आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से लिया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से ये मेरे पास उस चार्ज की जो है वो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और इस फील्ड के अंदर जो है वो 2 पॉइंट है। लेट्स से ये हमारे पास बी है और बी पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है दैट इज़ 200 न्यूटन, और ए पॉइंट पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है दैट इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन सेम टेस्ट चार्ज के लिए। तो ए और बी पर आपने फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। सो अगर आपने ई ए जो है वो काउंट करना है तो आप एफ ए ओवर क्यू लिख लेंगे, और अगर आपने ई बी काउंट करना है तो वो आपको एफ बी ओवर क्यू लिख लेंगे। दोनों की रेशियो लिखेंगे, ई ए टू ई बी आएगा। और ऑब्वियसली आप यहाँ पर देखें कि जब आप एफ ए ओवर क्यू और इसी तरीके से एफ बी ओवर क्यू पुट करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास एफ ए ओवर एफ बी आ जाएगा। अब ए पर कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है? ए पर फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है 100 और बी पर जो है वो 200 फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 1:2 बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। A body of mass 2 kg moving with velocity 3 meter collides with the body of mass 1 kg at rest. If they stick together, ये perfectly inelastic collision का केस है। Their common velocity after collision is, options आपके सामने। Force and motion से क्वेश्चन किया गया। Common velocity का फार्मूला, सिंपल शॉर्टकट फार्मूला ये है m1v1 m2v2 टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास। यहाँ पर आप इलास्टिक कोलिजन के केसेस नहीं लगा सकते, ये स्टिक टुगेदर इस बात का हिंट है कि ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लग सकता है ना, ये वहीं से कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला आया। सो m1 क्या है? 2 एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 3, वेयर इज द m2 इज 1 एंड इट इज एट रेस्ट, और दोनों का जो सम है 2 + 1 3 आ गया। सो यहाँ पर 6/3 और 6/3 हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड, बीटा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। Two balls thrown with equal speed but different angle cover equal horizontal distance. This is the key concept. If one is thrown at an angle of 40 degree, then the angle of projection of the other is, ऑप्शंस 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 50 डिग्री। ये किससे टॉपिक से पूछा गया? फोर्स एंड मोशन। आपको ये पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो रेंज है वो सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? जिस स्टूडेंट को आज तक नहीं पता, अगर दो एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री हो तो रेंजेस सेम होती है, दोनों की रेंज सेम होगी। ये डिफरेंट पेयर्स हो सकते हैं, यानी जैसे 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, अगर ऑब्वियसली सम 90 रेंज सेम है। इसी तरीके से 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सम 90 रेंजेस सेम। अब एक 40 डिग्री ले लें और दूसरा सम इन ऑप्शंस में देखें किसके साथ 90 जस्टिफाई हो रहा है, तो वो 50 डिग्री के साथ। तो राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस आपके सामने। पावर, एनर्जी, मोमेंटम, इम्पल्स। किस टॉपिक से लिया गया? वर्क एंड एनर्जी से। और
सिंपल वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट मे बी चेंज ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी इक्वल टू चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी बातें ठीक है और जनरली लिखा जा सकता है कि चेंज इन एनर्जी। यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है इन ऑप्शन। पावर नहीं हो सकता, मोमेंटम नहीं हो सकता, इम्पल्स नहीं हो सकता, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा? दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, 155. If 20 waves pass a point in 2 seconds with a speed of 5 meter per second, then the wavelength of the wave is, ऑप्शन ये है। वेव्स के टॉपिक से पूछा गया। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हम सबको बेसिक फार्मूला पता है। फ्रीक्वेंसी को हम नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड की फॉर्म में लिख सकते हैं, एन ओवर टी इंटू लैम्डा आ जाएगा। आपने वेवलेंथ बतानी है, वेवलेंथ को एडजस्ट करें, v इंटू टी डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। अब स्पीड कितनी है? 5 है, 2 है, वेव्स 20 है, 10, 1 by 2, 0.5 alpha is the right answer. So next question is the unit of RC in case of charging of a capacitor is, options आपके सामने, farad second, ohms volt। किस टॉपिक से लिया गया ये क्वेश्चन? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम सबको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटर इज इक्वल टू टाइम, तो आरसी के यूनिट वही होंगे जो कि टाइम के हैं, जो कि सेकंड्स हैं। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, ए लॉन्गिट्यूडनल वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 0.6 मीटर, द स्पीड इज, ऑप्शंस आपके सामने, वेव्स के टॉपिक से लिया गया। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का बेसिक फार्मूला आपको लगाना है। फ्रीक्वेंसी 500 है, वेवलेंथ 0.6 है। अब विदाउट कैलकुलेटर सबसे पहले आप पॉइंट को ख़त्म करें। याद रखिएगा कभी भी जैसे लेट से 0.1 इंटू 0.2 आपने मल्टीप्लाई करना है। आप सबसे पहले पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, इतने उस आगे जितने नंबर है उतने 0 प्लेस कर देंगे। यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, आगे जितने नंबर हैं उतने 0 प्लेस कर देना है। तो ऊपर 1/10 आ गया, नीचे 2/10 आ गया, ये 2/100 आ गया। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 10⁻², 100 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 0.02 लिखा जा सकता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरीके से आप ये 10 खत्म किया, ये आ गया आपके पास, अब क्या आ गया 50 इंटू 6 करेंगे तो 60 और 30 आ जाएगा। सो 300 मीटर पर सेकेंड चार्ली इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, ऑप्शंस आपके सामने हैं। कहाँ से पूछा गया? रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन से। ऑप्शन ए, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग विद टाइम, ये तो नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर फॉर स्मॉल ओरिएंटेशन, यस दिस इज द राइट स्टेटमेंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम वेक्टर लेते हैं बट फॉर स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है, तो इसलिए हम इसको वेक्टर काउंट करें और इसकी डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज़ ऑलवेज ए स्केलर, ये भी बात गलत है। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, नहीं, ये रेडियन में मेजर होता है, ये ऑप्शन भी गलत है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट आपके सामने, पाई रेडियंस आर इक्विवेलेंट टू, ऑप्शंस आपके सामने, ये किस टॉपिक से पूछा गया? रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन। एक बात याद रखना, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और दैट इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, ये भी लिखा जा सकता है। अब आप देखें कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, पाए ये आ गया 180 डिग्री एंड दिस इज 1/2 रेवोल्यूशन। तो राइट ऑप्शन फिर आपके पास क्या है यहाँ पे? डेल्टा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपके सामने, पर्सन मूव 600 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 300 मीटर टुवर्ड्स साउथ, इट्स डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो इज, ऑप्शंस आपके सामने हैं। फोर्स एंड मोशन से क्वेश्चन पूछा गया। ऑब्वियसली अगर स्टेटमेंट अंडरस्टैंड की जाए तो ये नॉर्थ की तरफ पहले मूव किया 600 मीटर, फिर वापस आया साउथ की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में 300 मीटर। डिस्टेंस की बात की जाए तो वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डिस्टेंस तो आपके पास 900 मीटर आ जाएगा, वो तो आप ऐड करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियल पोजीशन के लिहाज से इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये बचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो वो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से 300 माइनस करेंगे, ये आपके पास 300 मीटर आएगा। और जब आप डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जो रेशो पूछिए जिस ऑर्डर में वही बतानी है, तो 300 डिवाइडेड बाय 900, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये 2020 से कैंसिल आ जाएगा, ये 1/3, सो 1:3 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द बीटा ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपके सामने है, इन ए स्टेशनरी वेव द पॉइंट दैट अंडरगोज जीरो एक्सलेरेशन इज, ऑप्शन ए नोड, एंटी नोड, मिड पॉइंट बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, एवरी पॉइंट अलोंग द वेव। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया? वेव से।
एज वी ऑल नो, जब आप स्टेशनरी वेव का पैटर्न बनाते हैं, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेस स्ट्रिंग में बनने वाला पैटर्न आपके सामने शो कर रहा हूँ, जिसमें आपको इस तरह से हार्मोनिक्स नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं 2 हार्मोनिक्स जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। इस हार्मोनिक पैटर्न में ये जो पॉइंट्स हैं, जो कि परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं, जो कभी भी मीन पोज़ीशन से मूव नहीं करते। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। और जब ये पॉइंट जो मूव ही नहीं कर रहे, तो इनका एक्सेलरेशन फिर क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन वाले कौन से पॉइंट्स हैं स्टेशनरी वेव पे? नोड्स। अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। If the speed of the sound is measured at sea level and at the top of the mountain, both at same temperature, this is the key concept. It will be option A, greater at sea level, greater at the mountain top, the same at the both places, and greater where the air is denser. ये क्वेश्चन वेव्स के पोर्शन टॉपिक से पूछा गया। अब की कॉन्सेप्ट देखें। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हम सबको पता है, दैट इज गैमा पी ओवर रो। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या उससे स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी? मेरा आपसे क्वेश्चन है। यकीनन प्रेशर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों? स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर इस फार्मूले के मुताबिक तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन है। नहीं, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी भी एयर की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रेशो कांस्टेंट रहती है। सो सी लेवल से माउंटेन टॉप पर अगर जा रहे हैं तो प्रेशर की वेरिएशन आएगी। कंडीशन उसने दे दी है टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। तो प्रेशर की वेरिएशन से आपने ये नहीं सोचना कि स्पीड ऑफ साउंड भी इन एयर चेंज होगी। तो फिर टेम्परेचर सेम, इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड दोनों प्लेसेस पर सेम रहेगी। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। बहुत से फैक्टर्स जिसमें स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, जिसमें टेम्परेचर है, और अगर टेम्परेचर सेम है तो स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगी। प्रेशर का यहाँ पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब चलते हैं लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें मैं आपसे समरी शेयर करता हूं। अगर आप नोट करें तो वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। फोर्स एंड मोशन में फोर क्वेश्चन, वर्क एंड एनर्जी 1, रोटेशनल सर्कुलर मोशन 2, फ्लूइड एंड डायनामिक्स 2, वेव्स 10, हीट एंड थर्मोडायनामिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 5, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कोई क्वेश्चन नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 1, अल्टरनेटिंग करंट 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एटॉमिक स्पेक्ट्रा 1 एंड न्यूक्लियर फिजिक्स 1। सो ये वो कॉम्प्रिहेंसिव समरी है जिससे आपको अंदाजा हुआ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर का जो पेपर था, उस एमडी कैट के पेपर में कितने एमसीक्यू किस टॉपिक से इंक्लूडेड थे।